हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। आप प्राणी जगत नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि हम छोटे से छोटे एनिमल के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्राणी जगत है, जो एनिमल किंगडम है, उसे कितने भागों में बटा, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट। पहले मैं जो प्रस्तावना है जो पूरा बतलाऊंगी आपको, और उसके बाद जो पार्ट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को हल करवाऊंगी या और समझाऊंगी। तो याद रखना, आपको जो जो पार्ट आपको एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम समझते हैं कि प्राणी जगत को किस तरह से बांटा है। तो आप देखिए, इस तरह ग्राफ से पता चल रहा है प्राणी जगत को संगठन के स्तर पर अलग अलग बांटा है, उसकी सम्मति के आधार पर, उसकी गुहा के आधार पर, उसके संघ के आधार पर। तो जो एनिमेलिया है, बहुकोशिकीय है, वो दो भागों में बटा होता है, एक कोशिकीय स्तर के आधार पर और ऊतक अंग तंत्र के आधार पर। जो कोशिकीय स्तर के आधार पर जो होता है, पहला प्रकार होता है वो पोरीफेरा होता है, जिसे हम आगे स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे। और जो ऊतक अंग तंत्र के आधार पर दो भागों में बटा है, अरी और द्विपार्श्व। अरी का मतलब होता है गोल गोल सर्कल, जो है जो संरचना है वो डिफाइन करते हैं, उसके अंतर्गत आ जाते हैं निडेरिया, सिलेंट्रेटा, और दूसरा है उसी का प्रकार जो है वो टीनोफोरा। और जब हम द्विपार्श्व में आते हैं तो द्विपार्श्व जो होते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति जिनकी होती है, वो द्विपार्श्व सम्मिति में याद रखिए 3 प्रकार होते हैं। बिना गुहिका का मतलब उनमें गुहा नहीं होती, कैविटी नहीं होती। दूसरा प्रकार है कूट गुहा, जो है वो प्रेजेंट होती है। और तीसरा जो प्रकार है सत्य गुहा युक्त गुही, जो मतलब जो कैविटी है जो वो ट्रू होती है। उसके बाद आप याद रखिए, जो बिना गुहा वाले होते हैं, अगुही जिनको बोलते हैं, वो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। अभी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। और जिनमें गुहा होती है वो कहलाते हैं एस्केल्मेंथीज। अब हम जानेंगे जो जो गुहा, जो सत्य, जो ट्रू गुहा होती है जिनकी, वो इम्पॉर्टेंट है उसके पार्ट। तो सबसे पहले है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट हेमिकॉर्डेटा, जिसे हम आरज्जुकी, और कॉर्डेटा जिसको हम रज्जुकी कहते हैं, जिनमें रीढ़ की बोन्स होती है, रीढ़ की बोन्स नहीं होती, मतलब जो बैकबोन जो होती है वो उनकी उपस्थिति को ही दर्शाएगा। तो ये आपको ग्राफ अच्छे से याद रखना है। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। ये देखिए, आर्य सम्मिति में जीव जो है वो किस तरह से है। तो आर्य सम्मिति में जो पाए जाने वाले जो जीव हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आर्य सम्मिति देखिए, पहला जो है वो आर्य सम्मिति को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा जो है जीव देखिए, जो केकड़ा है, जो वो द्विपार्श्व सम्मिति को व्यक्त करता है। द्विपार्श्व सम्मिति का अर्थ होता है कि जब उसे हम डिवाइड करें तो दोनों पार्ट इक्वल हों, तो उसे कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। तो आइए अब हम देखेंगे कि भ्रूणी सतह पर जो द्विकारक कोष्ठी होते हैं, त्रिकारक संगठन होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो आप ये संरचना से ही जान रहे हैं कि भ्रूणी स्तर का जो प्रदर्शन है द्विकोरिक और त्रिकोरिक किस तरह से होता है। दोनों की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। अब आइए हम जानेंगे कि जो प्रागुहा जो होती है, जिसे हम सीलोम कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप देख रहे हैं प्रागुहा, कूटगुहिका की जो संरचना है वो किस तरह से दिखाई देती है। अब आइए हम जानेंगे कि जो प्राणियों हैं उनको हमने किस प्रकार से बांटा। तो सबसे पहला जो होता है वो हमने जाना था पोरीफेरा। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, पोरीफेरा के अंतर्गत जो है आप चित्र में के माध्यम से देख रहे हैं साइकॉन और यूस्पेंजिया और स्पोर्जिला, ये तीनों के चित्र हैं जो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए आगे जानेंगे। आगे देखिए, ये जो संघ है सिलेंट्रेटा, जो संघ सिलेंट्रेटा में ऑरेलिया हो गया, लिंग हो गया, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो उन्हीं के ही हैं। मैं इसलिए चित्र के माध्यम से दिखा रही हूँ क्योंकि हम पाठ में बहुत सारी चीज़ें नाम पढ़ लेते हैं पर उनको जानते नहीं हैं। अब अगला आ जाता है, देखिए
जो है ग्लाइटोब्लास्ट जो बोलते हैं या नाइटोब्लास्ट कहते हैं, जो ये जो है संघ पोरिफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले छोटे छोटे जो हैं वो जीव हैं। अब आइए हम जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो है वो जो छोटे छोटे ऐसे जीव हैं जो फीते के आकार के होते हैं, जो बहुत ही पेनफुल होते हैं जीव के लिए। तो आप ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, आप प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीव को देख ही सकते हैं। और फीताकृमि जिसे हम फेस्यूला भी कहते हैं, इनकी जो मुख है उसकी आकृति देखिए आप, उन आकृति से क्या पता चल रहा है। अब आगे आ जाता है एस्केल्मेंथेस, इसके बाद आ जाता है एनिलिडा। आप ये चित्र देखते चलिए। और उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के छोटे छोटे जीव, केकड़ा, बटरफ्लाई, ठीक है, झींगा मछली, ये सारे जो हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए अब आ जाता है संघ मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत जो है वो पायला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सारे छोटे छोटे जीव जो स्टारफिश जो हो गए एकाइनोडर्मिटा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख रहे हैं संघ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में देखिए किस तरह से बेलोनोग्लॉस है, ये बेलोनोग्लॉस अपनी संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसी तरह से जो संघ कॉर्डेटा और रज्जुकी क्या होता है, अब इनके अंतर को हम जानेंगे। तो आप देखिए रज्जुकी और आरज्जुकी का अर्थ क्या होता है। रज्जुकी का अर्थ होता है पृष्ठ रज्जुकी का उपस्थित होना, और आरज्जुकी का मतलब होता है पृष्ठ रज्जुकी अनुपस्थित होता है, तो उसे आरज्जुकी कहते हैं। केंद्रीकी तंत्र जो है पृष्ठीय एवं खोखला और एकल होता है, और इनमें जो आरज्जुकी में जो होते हैं उसमें केंद्रिका तंत्र अधर तल में ठोस व दोहरा होता है। कृष्टि में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं रज्जुकी में, और आरज्जुकी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। हृदय अधर भाग में होता है, और हृदय जो होता है पृष्ठ भाग में होता है, यानी अगर उपस्थित है आरज्जुकी में। तो अगला है एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है, ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है, रज्जुकी पुच्छ उपस्थित होती है, और आरज्जुकी जो होते हैं उनमें गुदा पश्च पुच्छ जो होती है वो अनुपस्थित होती है। अब हम देखेंगे आगे के जो जीव हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो देखिए किस तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए हम जानेंगे वर्टिब्रेट्स। ये जो जिनके वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, वो बिल्कुल कुछ डिफरेंट होते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा अंतर्गत आते हैं। आप इन चित्रों को देख ही रहे होंगे। ये देखिए सारे जीव जो हैं ये अलग अलग वर्ग के हैं। अब ये जो एम्फीबिया वर्ग में जो मेढक है उभयचर होता है, और सैलेमेंड्रा होता है, ये उभयचर होते हैं जो वर्ग एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए ये जो है एवीज वर्ग, ये जो सारे हैं ये अब हम देखेंगे सरीसृप। सरीसृप के अंतर्गत जो रैंक कर चलने वाले हैं वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं स्नैक है, क्रोकोडाइल है और गिरगिटान है। ये जो कैमेलियन कहलाता है, ये सब जो हैं वो किसके अंतर्गत, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे की ओर देखेंगे वर्ग एबीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एबीज मीन्स पक्षी। अब पक्षी वर्ग में जब आते हैं तो हम इन छोटे पक्षियों को देखेंगे। इन पक्षियों से पता चल जाता है कि ये एबीज वर्ग कहलाता है। अगला है हमारा जो है लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्तनधारी वर्ग, जिसमें बड़े जीव बहुकोष्ठी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनकी क्रियाओं को हम पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत अंडज जो अंड देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद जो जरायुज होते हैं, मैक्रोपस होता है, टेरोपस होता है, ये जो हैं मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप देखिए हम इन सब जीवों के बारे में जान चुके। अब हम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में क्या परेशानी महसूस करेंगे। यानी जो मेन जो कैरेक्टर हैं, यदि किसी की जीव के ना पता हो तो क्या हमें प्रॉब्लम होगी उसे पहचानने में। तो प्राणियों को वर्गीकृत करने में निम्नलिखित परेशानी हो सकती है। तो कुछ प्राणियों में कोशिकीय स्तर, कुछ में ऊतक स्तर तथा कुछ में जो है अंग स्तर
शारीरिक संगठन पाया जाता है। यानी सारे छोटे छोटे जीव या हम बहुकोशीय जीव देखें उनको अलग अलग भागों में उनके स्तर के आधार पे बांटा है। तो अगर हम उसे स्तर में नहीं बांटेंगे तो हम आसानी से उसे अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसे बहुत से लक्षणों का ज्ञान ना होने पर प्राणियों को वर्गीकृत करने में क्या होगी, परेशानी होगी, क्योंकि सारे जीव जो हैं वो अलग अलग गुणों को व्यक्त करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण करने में बहुत ही अधिक क्या होगी, परेशानी होगी। अगला है, यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। यानी कोई एक स्पेसिमेन दे दिया है तो और आपको क्लासिफिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोश की व्यवस्था, शारीरिक सम्मति और प्रागुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानता पाई जाती हैं। हम वर्गीकरण के समय इन विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाकर अपना कदम बढ़ाएंगे। यानी ये सारे पॉइंट देखेंगे कि किसमें पाचन तंत्र विकसित है, नहीं है, कैनाल है या नहीं है। इस प्रकार हम उस स्पेसिमेन को देखकर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अंतःकोशिकी और बाह्यकोशिकी पाचन में आपको अंतर बताना है। तो बाह्यकोशिकी पाचन क्या कहलाता है और अंतःकोशिकी पाचन क्या कहलाता है। तो देखिए, अंतःकोशिकी पाचन यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। उसके नाम से ही समझ में आ रहा, अंतःकोशिकी। यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। भोजन के कण अंतःभक्षण के द्वारा, जैसे अमीबा जो होता है वो क्या कर लेता है, अपना भोजन अपने कूटपाद है उनको बढ़ा लेगा और रिक्तिका में भोजन के कण को पहुंचा देगा और अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। तो वो अंतःभक्षण कहलाता है। अंतःभक्षण के द्वारा कोशिका के अंदर लिए जाते हैं और अपचित पदार्थ कोशिकी बमन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये कहलाता है अंतःकोशिकीय पाचन। तो जैसे अमीबा और पैरामीशियम ये इसके उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे बाह्य कोशिकी पाचन क्या है। तो कोशिका के बाहर उपस्थित पदार्थों का पाचन बाह्य कोशिकी पाचन कहलाता है। बाह्य कोशिकी पाचन में प्राणियों की पाचन तंत्र में भोज्य पदार्थों का बाह्य कोशिकी पाचन होता है, यानी कोशिका के बाहर होने वाला, जैसे केचुआ, लाइकेन। इनमें हमेशा याद रखिए कौन सा पाचन तंत्र होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है। दोनों के उदाहरण भी बताना। प्रत्यक्ष परिवर्तन मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष परिवर्तन इस प्रकार के परिवर्तन में लार्वा अवस्था नहीं होती। याद रखिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो युग्मनज का विकास सीधे वयस्क के रूप में होता है। जैसे हम देखते हैं मनुष्य में चूहा, हाथी, बंदर, यानी इसमें युग्मनज बनता है। युग्मनज से सीधे वो वयस्क का रूप ले लेता है और जन्म लेता है। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या होता है, कुछ जीवों के परिवर्धन में लार्वा की अवस्था होती है और लार्वा अवस्था के बाद युग्मनज पहले लार्वा में बदलता है, पश्चात लार्वा का जो परिवर्धन होता है उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जीव बनता है। तो जब जहाँ लार्वा विकसित हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसके बाद वो वयस्क में बने तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे एकाइनोडर्मेटा, एस्केरिस, कॉकरोच, ये जो जीव हैं इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अब हम जानेंगे ऐसे लक्षण बताना है जिसमें चींटी और केकड़े के एक ही संघ में सम्मिलित होते हैं, उन गुणों को बताना है। तो ये जो 3 कैरेक्टर हैं ये बताते हैं कि ये चींटी और केकड़ा एक ही वर्ग के हो सकते हैं, एक ही संघ के हो सकते हैं। दोनों के उपांग संधि युक्त होते हैं, संधि युक्त होते हैं। दूसरा बोलता है दोनों में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। तीसरा है दोनों में शिकार को पकड़ने के लिए ये पैडिपल्स पाए जाते हैं, यानी चींटी भी पैडिपल्स से अपने शिकार को पकड़ती है और जो केकड़ा जो होता है वो भी अपने शिकार को पैडिपल से ही पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है, प्रोटोकॉर्डेटा उन जंतुओं
के लक्षण बताने हैं। तो जो प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है, इनके नोटोकॉर्ड कशेरुकी दंड में विकसित नहीं होता। नंबर 1, इनमें मस्तिष्क जो है बॉक्स एवं जबड़ा नहीं पाया जाता। जो प्रोटोकॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं में जो मस्तिष्क है और जबड़ा है वो नहीं पाया जाता, और जोड़ेदार उपांग भी नहीं पाए जाते। जैसे हार्डमैनिया, आप चित्र के माध्यम से क्लियर हो गया होगा, आपको प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो स्पष्ट दिखाई दे गए होंगे। इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता, जबड़ा नहीं पाया जाता, और इनमें जोड़ेदार उपांग भी नहीं पाए जाते। ये प्रोटोकॉर्डेटा के ही लक्षण हैं, याद रखिए। जैसे हार्डमैनिया आप देख रहे हैं, जैसे मछली होती है उसी तरह से तैरती है, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से इसका जो अंग है वो विकसित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है, कोई 3 स्थिर जंतुओं के नाम बताना है। तो वो जंतु हैं ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन और ग्रेंशिया। आप चित्र में देख ही रहे होंगे, ये पोरीफेरा संघ के जंतु स्थिर होते हैं। उपयुक्त तीनों जीव संघ पोरीफेरा के हैं, यानी ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन और जो ग्रेंशिया है, ये तीनों पोरीफेरा संघ के जीव जंतु हैं जो स्थिर होते हैं। अगला है, ऐसे स्तनधारी का नाम बताना है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, जंतुओं में आरबीसी नहीं पाया जाता है, बट कुछ ऐसा एक स्तनधारी बताना है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो लांबा या ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला है, ग्लास स्पंज किसे कहते हैं। कुछ स्पंज जो होते हैं के कंकाल पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है जिन्हें आर पार देखा जा सके। तो कुछ स्पंज के कंकाल पारदर्शी होते हैं एवं इनकी कंटिकाएं सिलिका की बनी होती हैं। तो पारदर्शी के कारण इन्हें ग्लास स्पंज कहते हैं। आइए हम कुछ ग्लास स्पंज को देखेंगे। ये देखिए, ये हैं ग्लास स्पंज के चित्र। किस तरह से उन्हें ग्लास, क्योंकि इनका जो कंकाल है वो किस तरह से बना हुआ है और ये ग्लास की आकृति के दिखाई देते हैं और स्पंजी होते हैं, क्योंकि इन्हें आर पार देखा जा सकता है, इसीलिए इन्हें ग्लास स्पंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा है, उसके लक्षण और उदाहरण बताने हैं। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा है, इनमें क्रीनियम तथा जबड़े नहीं पाए जाते। क्या नहीं है? क्रीमियम और जबड़े नहीं पाए जाते हैं। ये मछली के समान होते हैं तथा नोटोकॉर्ड एवं तंत्रिका रज्जु शरीर की पूरी लंबाई में पाई जाती है। और आगे है, इनमें कवच नहीं पाया जाता। याद रखिए, कई ऐसे अभी हमने जीव देखे जिसमें ऊपर सिलिका की जो कवर है वो कवरेज पाई जाती है, स्तर पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता। जैसे एम्फीऑक्सस, जो एम्फीऑक्सस है वो सिफेलोकॉर्डेटा के लक्षण को व्यक्त करता है। देखिए, ये सिफेलोकॉर्डेटा के जीव हैं। इस सिफेलोकॉर्डेटा के जीव से उनके लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है कि वो किस तरह से है, बिल्कुल स्ट्रेट है, मछली के समान दिखाई देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है, उन जंतुओं और उसके संघों को बताना है हमें जो निम्नलिखित हैं। पहला है व्हेल फिश, जो कॉर्डेटा संघ की है। दूसरा सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा की है। स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा की। जेलीफिश सिलेंट्रेटा और डॉग फिश जो है वो कॉर्डेटा, और इक्योफिश जो है वो भी संघ कॉर्डेटा का जंतु है। तो आपने ये जाना, ये निम्न जंतु हैं, ये जंतु इन संघों में पाए जाते हैं। अगला है प्रचलन। ये जो जंतु हैं उनके प्रचलन अंग बताना। प्रचलन का मतलब होता है गति करना, लोकोमोशन। तो इन जंतुओं में जो गति की जो क्रिया है वो किन अंगों के द्वारा होती है? तो देखिए, अमीबा जो है वो प्रचलन जो है वो गति करता है, वो कूटपात के द्वारा करता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है वो। आप याद रखिए, केंचुआ जो है उसमें सीटी पाया जाता है।
पैरामीशियम जिसमें सीलिया पाया जाता है। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, उसके चारों तरफ भुजाओं के नाम भी स्पष्ट है, आप जूम करके देख सकते हैं। अगला है सर्प। सर्प जो है पसली एवं सल्क के द्वारा। स्टारफिश जो है उसकी जो भुजाएं उसके द्वारा गति करती है, प्रचलन करती है। और जो हाइड्रा होता है वो अपने स्पर्शक जिसे हम टेंटिकल्स कहते हैं उनके द्वारा गति करता है। उसके बाद युगलिना। युगलिना में फ्लैजिला मीन्स कसाभिका पाए जाते हैं। तो ये जीवों के, इन जंतुओं के प्रचलन अंग हैं जिसके द्वारा वो गति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न की टिप्पणी लिखना है जिनमें से हम 2 टिप्पणी के बारे में चित्र सहित जानेंगे। एक तो हीमोसील और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। तो हीमोसील क्या है? जीवों की आहार नाल एवं देह भित्ति के बीच एक गुहा पाई जा रही। उसके नाम से समझ में आ रहा है, हीम यानी ब्लड होता है, सील का मतलब गुहा, यानी जब ब्लड जो है वो गुहा में पाया जाए तो जीवों की आहार नाल एवं देह भित्ति के बीच एक गुहा पाई जाती है जिसे देह गुहा कहते हैं। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे देह गुही द्रव कहते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा संघ तथा दूसरे खुले परिसंचरण वाले जीवों की देह गुहा में देह गुही द्रव के स्थान पर रुधिर भरा होता है। मतलब हमारे जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो देह गुहा होती है उसके अंदर ब्लड भरा रहता है, पर छोटे जीव जो होते हैं उनमें जो है एक द्रव, प्लाज्मीय द्रव भरा हुआ रहता है। अब इस कारण इनकी देह गुहा को हीमोसील कहते हैं। तो जिनमें ब्लड भरा है वही क्या कहला रहा है? हीमोसील। यह देह गुहा संवहन का कार्य करती है। संवहन का अर्थ होता है ब्लड को पहुंचाना और सारे बॉडी से अशुद्ध रक्त को एकत्र करने का जो कार्य करती है वो देह गुहा ही करती है और संवहन का कार्य करती है। अब हम जानेंगे साइक्लोस्टोमेटा। याद रखिए, पहले हमने हीमोसील जाना, उसके बाद अब हम जानेंगे साइक्लोस्टोमेटा। तो इनमें मस्तिष्क जो होता है बॉक्स उपस्थित होता है लेकिन जबड़ा अनुपस्थित होता है। मुख जो होता है वो चुपक प्रकृति का होता है, बिल्कुल चिपटा सा हुआ रहता है। इनके उपांक जोड़ में नहीं होते हैं। शरीर बेलनाकार और लंबा होता है, अभी हम चित्र भी देखेंगे। ये मछली जैसे होते हैं लेकिन त्वचा चिकनी तथा सल्क विहीन होती है। सिर पर केवल एक नासा छिद्र पाया जाता है। तो आइए चित्र के माध्यम से देखिए, ये है साइक्लोस्टोमेटा। आप चित्र के माध्यम से क्लियरिटी ही डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है साइक्लोस्टोमेटा। तो आपने साइक्लोस्टोमेटा के लक्षण जाने, इस लक्षण के आधार पर इन चित्रों को आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के लक्षण और उदाहरण। तो जो प्रोटोथीरिया है इस उपवर्ग के स्तनी निम्नलिखित गुण को प्रदर्शित करते हैं। पहला है कि इनकी स्तन ग्रंथियों में चूसक नहीं पाए जाते, इनकी मादा अंडे देती है और इनमें बाह्यकर्ण नहीं होते हैं। तीसरा है नर का वृषण उदर गुहा में स्थित होता है। फोर्थ है इनमें गर्भाशय तथा योनि नहीं पाई जाती हैं। याद रखिए, गर्भाशय तथा योनि नहीं पाई जाती हैं। जैसे डक बिल्ड हो गया, प्लेटिपस हो गया और एकेडेना। हम प्रोटोथीरिया के चित्र को देख सकते हैं। ये देखिए प्लेटिपस है। ये प्लेटिपस जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत आ जाती है? प्रोटोथीरिया जो है उसके अंतर्गत आ जाती है। ये प्लेटिपस है, इस वर्ग में आप इनके गुणों से ही इसके लक्षणों को जान सकते हैं। तो ये प्लेटिपस है। आइए हम आगे के प्रश्नों को जानेंगे। अब आ जाता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में है जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरह से होगा। ये अपरिपक्व बच्चे देते हैं। बच्चे का शेष विकास मार्सिपियल थैली में होता है। आप ये देख सकते हैं, ये कंगारू है, ये मैक्रोपस है। तो मैक्रोपस इनमें याद रखिए, ये जो थैली के समान आगे की ओर स्ट्रक्चर पाया जाता है इन मैक्रोपस में, इसको बोलते हैं मार्सपिलियल थैली। इस मार्सपिलियल थैली में ही बच्चे का विकास होता है। इनमें जो स्तनों में चूसक पाए जाते हैं, इनमें बाह्यकर्ण भी पाए जाते हैं जो आप चित्र से देख ही रहे होंगे। इनमें गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं मैक्रोपल्स और डाइडेल्फिस। तो ये हमने जाना कि प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में क्या लक्षण थे। जानेंगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो पक्षियों की सर्वोत्तम परिभाषा परयुक्त चतुष्पादी। परयुक्त चतुष्पादी का अर्थ ये होता है कि उनमें पर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, अतः 4 पैर होते हैं, इसलिए परयुक्त चतुष्पादी बोला। यूथेरियन जो स्तनी होते हैं वो जरायुज होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए जरायुज। सीप यानी मोती किस वर्ग से संबंधित है? याद रखिए पैलिसिपोडा, जिसे मोलास्का संघ कहते हैं।
अगला आ जाता है मीसोग्लोआ, किस संघ का लक्षण है? याद रखना मीसोग्लोआ जो है वो सीलेंट्रेटा का लक्षण है। अगला है आर्थ्रोपोडा में रुधिर का रंग जो होता है वो हल्का नीला किसके कारण होता है? याद रखिए नीला रंग है, यानी उसमें हीमोसाइनिन है। हीमोसाइनिन की उपस्थिति से आर्थ्रोपोडा में जो पाए जाने वाला जो ब्लड है वो नीले रंग का होगा। अब हम जानेंगे संघ कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए कॉर्डेटा इनमें किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की जो हड्डी है वो नहीं पाई जाती है। कॉर्डेटा में गिल दरारें पाई जाती हैं और नॉन कॉर्डेटा में गिल दरारें नहीं पाई जाती हैं। सभी तंत्र विकसित होते हैं, यानी जो कॉर्डेटा है सारा तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से डेवलप होता है और पूर्ण रूप से उसका विकास होता है। और जो नॉन कॉर्डेटा में तंत्र, सभी जो तंत्र होते हैं जिनका जो ब्लड सर्कुलेशन, उत्सर्जन तंत्र, सारा जो विकास है वो विकास तंत्र नहीं होता है। और हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, राना टिग्रेना, होमो सेपियंस, ये कॉर्डेटा संघ के हैं। सीलेंट्रेटा और सिटेनोफोरा जो है वो नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। हम इन जीवों को देख के पता कर सकते हैं कि कॉर्डेटा क्या है और नॉन कॉर्डेटा। आप याद रखिए कॉर्डेटा में वेल डेवलप, जैसे शेर दिख रहा है, तोता दिख रहा है, ये डेवलप हैं, ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो सीलेंट्रेटा के अंतर्गत आ रहे हैं वो आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो अपने चित्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी आकृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने जाना कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर। इस प्रकार प्राणी जगत के आज हमने प्रश्नोत्तर को जाना। अब सारे प्रश्नोत्तर के साथ आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।